नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोजगार का नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मित्रता करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार का तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। यानी आप अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप विभिन्न जगहों पर जाएंगे, रहेंगे तो विभिन्न जगह का अनुभव प्राप्त होगा। विभिन्न लोगों के साथ रहेंगे तो उन विभिन्न लोगों के का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी को कहते कि तो आदमी घाट घाट के पानी पी ले हो। लोग कहता है कि आदमिया घाट घाट के पानी पी के आया है, मतलब सब तरह के काम करके आया है, सब कामें करके आया है। तो उसको क्या होगा? सब काम कर रहा है तो उसको सब तरह के अनुभव प्राप्त हो रहा है कि ना हो रहा है? हो रहा है ना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तरल का विलोम शब्द है तरल, तरल का विलोम शब्द होगा, ठीक है। तरल का विलोम शब्द है ठोस, अठोस, द्रव या गैस, ठीक है। ये असम टेट का प्रश्न है। ये किसका है? असम टेट का प्रश्न है कि तरल का विलोम शब्द है। क्या है तरल का विलोम शब्द? ठीक है। तो तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है। और द्रव का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठोस होगा, ठीक है। तरल का क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा ना। अगला, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है बताना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ था, ठीक है। बिहार टेट में भी आया हुआ था, ये असम टेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था, ठीक है। कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब जगह आया है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, स्पर्शवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो बुढ़ापा देखिए वैसी संज्ञा, कैसी संज्ञा? वैसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है।
जिसमें अवस्था को बताया जाता है, या कह लीजिए कि वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सिर्फ अपने आप में अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें अवस्था को दर्शाया जाए वह भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? अवस्था को बता रहा है, अतः यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द से देखिए यहाँ पर उसी का नोट्स बना हुआ है, यहाँ पर जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। नोट्स देखिए बनाया हुआ इस तरह से, आपको कोई भी मेहनत इतना 500 रुपया में करके नहीं पढ़ाएगा, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना जितना आपको नोट्स, जितना PDF दिया जा रहा है, वो समझिए आप लोगों के काबिल तारीफ़ है, जो कि आपको हाथ से बना करके दिया जा रहा है। तो आप किसी भी चैनल में जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आप यहाँ से आपको बता देते हैं, ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और जैक का किताब से जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो आप सभी के लिए देखिए रामबाण काम करेगा ये औषधि के रूप में। तो आप सभी अभी के अभी ज़रूर जुड़िएगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आज ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी भी अवस्था का बोध होता है वो भाववाचक है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी बघारना, अत्यधिक व्यय करना। ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपका किसका है? तो चादर के बाहर पैर पसारना, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा टेट का है। किसका है? उड़ीसा टेट का है। ठीक है, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी भगाना, अत्यधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना, ये होता है चादर के बाहर पैर पसारना का मुहावरा। अगला है, निकास का सही विलोम शब्द है। निकास का सही विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। निकास का सही विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर CG टेट का है। किसका है? CG टेट का है। निकास का सही विलोम शब्द है बाहर, निर्गुण, प्रवेश या कोई नहीं। ठीक है, तो निकास का क्या होता है? प्रवेश। निकास का उल्टा क्या होता है? प्रवेश होता है। निकास का उल्टा प्रवेश होगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है आप सभी लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जब भी आप वीडियो को लास्ट करते हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों के पास पहुँच सके और सारे लोग इससे जो है यहाँ पर जेटेट पास कर सके। क्योंकि अभी जो 24,000 देखिए बहाली जो आपकी आनी है, 24,000 बहाल जो आनी है, उसमें आप सभी यहाँ पर शामिल हो सके, इसके लिए हमारा टीम पूरा आपके लिए प्रयास कर रहा है। और आप सभी को अवश्य पास कीजिएगा, सिर्फ जुड़ करके तैयारी कीजिए। परीक्षा का 2-3 दिन भी बचता है और वीडियो आपको सजेस्ट करता है, तो यहाँ सारा नोट्स तो बन के तैयार रहेगा, केवल PDF भी देख लीजिएगा तो आप यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे राज्यों के टेट का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। ठीक है, गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है गाय ना, तो गाय से पूरे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। अगर गाय का यही नाम दे देता लेरुआ, पलटुआ या आपको दे देता संखी गाय, ये गाय का नाम दे देता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन केवल गाय कह रहा है तो ये गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पर्वत है तो पर्वत क्या हो रहा है? पर्वत केवल कहा गया है तो इसे पूरे पर्वत का बोध हो रहा है, पर्वत जाति का। अगर यहीं पर पर्वत का नाम दे देगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो ये नाम हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। तो जिसका नाम हो गया तो वो चला जाएगा किस में? व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अगर नाम दे दिया तो केवल पर्वत कह रहा है तो ये पूरे पर्वत जाति का हो रहा है। किसका हो रहा है? पूरे पर्वत जाति का हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। लेकिन अगर पर्वत का नाम धर लिया होता तो यह व्यक्तिवाचक होता। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है पंखा। क्या है? पंखा। तो पंखा से पूरे पंखा का बोध हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर जो होता है पंखा का सभी का नाम दिया हुआ रहता है, पंखा का आज का नाम दिया रहता है। ठीक है, पंखा का नाम दिया रहता है। फिलिप्स का फैन,
बजाज का फैन, तो अगर कहता फिलिप्स फैन, बजाज फैन, तो यह होता व्यक्तिवाचक। क्या होता? व्यक्तिवाचक। लेकिन ओनली फॉर फैन कह रहा है तो यह है आपका जातिवाचक। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी को ना। देखिए हिमालय, हिमालय क्या है? ये नाम है। हिमालय क्या है? नाम है। किसका? पर्वत का नाम है। ठीक है, तो पर्वत का नाम दिया है, इसलिए हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है। हिमालय जो है जातिवाचक नहीं है, यह व्यक्तिवाचक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो हिमालय जो है पर्वत का नाम है, यह व्यक्तिवाचक है, इसलिए यह जातिवाचक नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर नोट्स क्लियर किया गया है। अगर जो नहीं देख पाते हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए नोट्स भी इतना अच्छा देखिए बना करके दे दिया जाता है कि आप बिना वीडियो देखे भी समझ सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो में एकदम समझिए गागर में सागर भरने जैसा आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि आप वीडियो सुन करके भी जेटेट परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा कौन है? इसमें बहुत दिन बाद दिखाई देना जो होता है, इसमें कौन मुहावरा है? तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। एमपी टेट का प्रश्न है यह, एमपी टेट का प्रश्न यह पूछा गया है, और बिहार टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चंचल का विलोम शब्द है, चंचल का विलोम शब्द है। ठीक है, चंचल का विलोम शब्द है जंगम, दंगल, स्थिर, प्रारंभ। ठीक है, चंचल मतलब क्या होता है? वो स्थिर नहीं होता है। चंचल का मतलब क्या होता है? स्थिर नहीं होता है, उलचुल करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो एकदम स्थिर हो जाएगा। एकदम चंचल का विलोम स्थिर होना चाहिए, और चंचल मतलब होता है अस्थिर। वो आदमी अस्थिर है, ये नहीं है, चंचल चुचुहिया है। ठीक है, तो स्थिर होता है, तो चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। क्लियर, चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। चलिए अगला देखिएगा। सुरेश ने कहा, सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? आपको बताना है। ठीक है, मनोज है, सुरेश है, जा रहा है, जवानी है, कौन है? ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में भाववाचक बताना है। मनोज क्या है? मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह किस में जाएगा बताइएगा आप सभी को, जल्दी जल्दी, व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सुरेश भी नाम है, तो यह भी जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सभी को यस यस कहा कीजिए, नो कहा कीजिए, दिक्कत है जिनको। ठीक है, तो इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? जा रहा है, ये क्या चीज़ है? एक्शन है, किसी कार्य होने का बोध होता है तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ये जा रहा है क्या चीज़ है? ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे बच्चा जवानी। जवानी क्या बता रहा है? किसी की अवस्था को बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिसमें कोई अवस्था बताया जाएगा, जवानी हो, बुढ़ापा हो, नौजवान हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, ये सभी क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। तो जिसमें कोई भी अवस्था को बताया जाएगा, सीधे उसको भाववाचक में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा? भाववाचक में डालिएगा। भाववाचक से अब तक सबसे अधिक संज्ञा से अगर प्रश्न पूछा है तो किस सेक्टर से पूछा है आपको बता देते हैं। वो जातिवाचक से पूछा है और भाववाचक से पूछा है। सबसे अधिक अभी तक का आने वाला प्रश्न में जातिवाचक भाववाचक को ही लिया गया है। और आपको जातिवाचक भाववाचक जरूर कंप्लीट हो गया होगा, नहीं होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर नोट्स जो पीडीएफ परचेज करते हैं, जिनको पीडीएफ दिया जाता है, ये है। देखिए अभी तो आपको सबसे कम दाम पर, आप किसी भी चैनल पर जाइएगा, सबसे कम दाम यदि किसी का है तो वो मेरा है। देखिए इसमें कितना सब्जेक्ट हम करवाते हैं, हिंदी,
इंग्लिश, CDP और GS 4 सब्जेक्ट। बहुत जगह तो लोग एक सब्जेक्ट का 500 ले रहे हैं। आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिनका SST है उनका SST भी, जिनका साइंस है उनका साइंस भी। तो अभी तो 6 to 10 का आपको पूरा कवर अप यह कर दिया गया है, लेकिन अब देखिए आगे सिलेबस को क्या संशोधित करता है, लेकिन यहाँ से आपको पूरा चीज़ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक ये नहीं है, सब सिलेबस पर बना हुआ है। अब देखिए आपको थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार न हो, उद्वार होना, व्यंग्यवचन बोलना। ठीक है, थाली का बैगन होना। तो आप देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, ये असम का प्रश्न है, ये असम में पूछा गया था। हम लोग क्या करेंगे, थाली में अगर बैगन रख देंगे तो क्या होगा, कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा। ठीक है, मतलब वो क्या है कि अपना उसका कुछ विचार नहीं है कि हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। ठीक है, तो थाली का बैगन होने का मतलब क्या होता है, तो जिसका अपना कोई विचार नहीं है उसको हम लोग कहते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, आपको बताना है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अल्प, सर्वायु, मोक्ष या अल्पायु। ठीक है, दीर्घायु का विलोम शब्द है। ये यूपी टेट में था और ये CG टेट, 2 जगह ये प्रश्न मिल गया है। ठीक है, तो दीर्घायु मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबा आयु हो, बहुत ही लंबा आयु को वाले को दीर्घायु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है बहुत ही लंबा आयु, तो उसका विलोम क्या होगा, बहुत ही कम समय तक रहने वाला को क्या कहेंगे, तो बहुत ही कम समय तक रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अल्पायु कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्पायु, अल्पायु। इसका राइट आंसर अल्पायु होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राम मोबाइल चोरी करके भाग गया, राम मोबाइल चोरी करके भागा। राम जो है मोबाइल चोरी करके भागा, यही ना प्रश्न है। राम क्या करके भागा, तो मोबाइल चोरी करके भागा है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ना, आपको रेखांकित कौन किया गया है, रेखांकित यहाँ पर किया गया है मोबाइल को। किसको किया गया है, मोबाइल को। अब बताइए, सबके हाथ में मोबाइल है और ये प्रश्न अब बार बार पूछ दे रहा है आपका मोबाइल, ये मोबाइल नहीं रहता तो ये प्रश्न आता ही नहीं। तो मोबाइल कौन सी संज्ञा है, ये प्रश्न अब तक के एग्जाम में 11 बार तक प्रश्न को पूछ दिया गया। ठीक है, तो हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। अभी आप हिंदी सेशन को देख रहे थे, अब आप गणित के कुछ प्रश्नों को देखिएगा। डेली देखिए यहाँ पर आप इसी तरह से मिक्स क्वेश्चन का यदि अभ्यास करते रहते हैं तो आपको जेटेट निकालना एकदम माने संभव है। ठीक है, तो आप सभी डेली जुड़िए, डेली यहाँ पर क्लासेस कीजिए। सुबह में 6 बजे और शाम को 7:30 बजे यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 500 रुपये में ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे, और 500 रुपये में ही घर बैठे आप जेटेट की परीक्षा पास कर सकते हैं। सारे नोट, सारे PDF सिर्फ CRT जैक की किताब से। प्रश्न कम पढ़िए, अधिक प्रश्न एग्जाम में भिड़ेगा, इसलिए यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे गणित के प्रश्न। 5 का गुणज है, 5 का गुणज, 5 का मल्टीपल ऑफ 5 कौन है इसमें। ठीक है, देखिए मल्टीपल कौन होता है, इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये हरियाणा टेट का प्रश्न है, 1 से 5 में हरियाणा टेट का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए 5 का गुणज कौन है इसमें बताना है। गुणज क्या होता है, उसका पहाड़ा। अगर 5 का गुणज कोई बोलेगा कि 5 को लिखिए, तो आप सीधे लिखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंचों के 20, 5 25। 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा वाला संख्या लिखना है। याद हो गया होगा, याद हो गया आप सभी को। चलिए ठीक है, 5 का गुणज, गुणज मतलब उसी अंक का पहाड़ा लिखना है आपको। तो इसमें 5 का गुणज कौन हो जाएगा बताइए, 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, यानी इसका राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं। अगर आप देखे हुए हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हुए हैं तो कम समय में बनाना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी प्रश्न हैं, सबको आप बारीकी से परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या 15 का गुणज नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 15 का गुणज नहीं है। ठीक है, 15 का गुणज का मतलब क्या होगा आप सभी बता सकते हैं ना। 15 की पहाड़ा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये चीज़ इसका गुणज होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कौन गुणज नहीं है, तो 15 का गुणज
16 ये कभी आएगा 15 के पहाड़ा में, तो ये गुणज नहीं है। 18 कभी 15 के पहाड़ा में आएगा, नहीं, ये भी गुणज नहीं है। 20 15 के पहाड़ा में आएगा, नहीं, तो ये भी 15 का गुणज नहीं है। यानी इसका एक ऑप्शन और दिया हुआ है डी, यानी सभी। यानी 15 का गुणज न तो 16 होगा, न तो 18 होगा, न तो 20 होगा। तो पूछा कौन गुणज नहीं है, तो इनमें से सभी जो है 15 के गुणज नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। 15 का गुणज कौन होता है एक बार देख लीजिएगा। 15 का पहाड़ा 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ऐसे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? प्रश्न पूछा गया है। बिहार टेट में भी अभाज्य संख्या आया हुआ था और यूपी टेट में भी अभाज्य संख्या आया हुआ था। ठीक है, तो आपके यहाँ भी अभाज्य संख्या आ सकता है, तो आप देख करके ही जाइएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहते किसे, इसको थोड़ा सा क्लियर हो लीजिएगा। जो संख्या एक से और अपने ही संख्या से, जो दी हुई संख्या है, जो एक और दी हुई संख्या से स्वयं, एक और स्वयं कह लीजिए उसको, एक और स्वयं ही कह लीजिए तो बढ़िया, एक और स्वयं से कटती है, जो दिया हुआ है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम लोग यहाँ पर कहें, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पर कहेंगे, अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो दो को देखेंगे तो दो एक से और अपने का मतलब दो से कटता है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? तो जो संख्या अपने और एक से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 को देखेंगे तो ये 1 से और 5 से, मतलब एक और स्वयं से कटती है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। 7 को देखेंगे तो 7 1 से और स्वयं से कटती है, इसलिए 7 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं वाला बहुत बार आता है और सबको दिमाग का ठनका लगा के चल जाता है। मतलब जब बाहर निकलते तब उनको ध्यान आता है कि अरे यार नहीं वाला पूछ ले रहा हूँ, और यह मार के आ गए हैं है वाला। तो प्रश्न को बारीकी से और दिमाग को ठंडे से लेकर एग्जाम देना होता है। अब देखिएगा 8, तो 8 का गुणनखंड देख लीजिए। 8 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भी होती है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ यही पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वह अपने एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग लग जा रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावे 2 और 4 से भी हो जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश सेशन को यहाँ पर करेंगे, इंग्लिश के भी देखेंगे और इंग्लिश से केवल ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, जो भी हो, सब कुछ यहाँ JCERT जैक की किताब से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जैसी वीडियो मिलता है आपको मोबाइल नंबर दिए गए, संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ सारा कुछ आपको व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाती है, सारी चीज़ दिए जाते हैं जिससे कि आपका एग्जाम यहाँ पर क्रैक हो सके। तो आप सभी जुड़िएगा, अभी जुड़िएगा, जस्ट जुड़िएगा। चलिए देखते हैं आगे इंग्लिश के प्रश्न। पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप क्या कीजिए, जो आपको गद्यांश दिए गए हैं, जो आपको पैसेज दिए गए हैं, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी जो आपको पैसेज दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। देखिए पैसेज क्या है, आप उसको देख लीजिएगा। There lived a saint in the jungle. There lived a saint in the jungle. Every morning he used to go near one big banyan tree and talk. A monkey who lived in that tree saw it every day. One day, 2 friends, Ajit and Sanju, were returning home through the jungle. Night
fell as they reached the midst of the jungle. They decided to spend the night in the jungle. They came to the cottage of the saint and requested him to give shelter. The saint was a kind person, so he gave them a place of stay at night. In the morning, they woke up, could not find the saint in the cottage, to left without inquiry about him. ठीक है, देखिए पैसेज को आप पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसका थोड़ा बहुत अगर हिंदी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पैसेज आपका एग्जाम में लगभग कितने नंबर का, तो 4 से 5 नंबर का पूछ ही देता है। ठीक है, तो इस पैसेज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न है, अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको समझने में यहाँ सुविधा होगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, देयर लिव्ड ए सेंट इन द जंगल। ठीक है, जंगल में कौन रहता था, एक साधु रहता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन वह सुबह सुबह क्या करता था, अब उसके नज़दीक में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पर जाता था और टॉक करता था, बोलता था। ठीक है, ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री सा इट एवरी डे। ए मंकी, एक बंदर जो पेड़ पर रहते थे, और सा इट एवरी डे, उसको प्रतिदिन देखती थी। ठीक है, वन डे टू फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वे आर रिटर्निंग होम। एक दिन दो मित्र अजीत और संजू जो थे वो रिटर्निंग होम, घर से वापस आ रहे थे। थ्रू द जंगल, जंगल होते हुए घर से वापस लौटना था उनको। ठीक है, नाइट फेल एज दे रीच्ड द मिड्स ऑफ द जंगल। जंगल के मध्य में पहुंचते ही, जंगल के बीच में पहुंचते ही रात हो गई। क्या हो गया, रात हो गया, मिड्स ऑफ द जंगल। दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द जंगल। उन्होंने डिसाइड किया, वे लोग डिसाइड किए, वो लोग निर्णय किए कि नाइट जो है, रात्रि जो है, जंगल में ही बिताया जाए। दे कैम टू द कॉटेज ऑफ द सेंट। वे साधु के कुटिया में गए। कहाँ गए, कॉटेज, यहाँ वे साधु के कुटिया में गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव शेल्टर, और उनसे विनय किया, उनसे अनुरोध किया कि उनको रहने का स्थान या आश्रय दिया जाए। द सेंट वॉज अ काइंड पर्सन। साधु जो था वो दयालु व्यक्ति था। सो ही गेव देम ए प्लेस टू स्टे एट नाइट। तो उसको रात में ठहरने के लिए स्थान दे दिया। इन द मॉर्निंग दे वोक अप। जब वे सुबह में जगते हैं, जब सुबह में जगते हैं दोनों मित्र, क्या होता है, कुड नॉट फाइंड द सेंट इन द कॉटेज। साधु को कुटिया में नहीं पाते हैं। सो लेफ्ट विदाउट इंक्वायरी अबाउट हिम। इसलिए वह बिना पूछताछ किए के बिना ही वहाँ से निकल गए। ठीक है, चलिए अब जब आप हिंदी कर लिए, अब प्रश्न को देख लीजिएगा क्या कर रहा है। हु लिव्ड इन द ट्री। हु फर्स्ट प्रश्न है, हु लिव्ड इन द ट्री। पेड़ पर कौन रहता था, हु लिव्ड इन द ट्री। अपने मन से कुछ नहीं करना है, पैसेज को जा करके देखिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, पेड़ पर कौन रहता था, सेंट, मंकी, अजीत, टाइगर, कौन रहता था। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री। तो पेड़ पर कौन रहता था, मंकी रहता था। मिल गया पैसेज में ना। बस इसी तरह से पैसेज वाले प्रश्न को आपको ढूंढना है, बहुत ही इजी होता है। थोड़ा सा अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आपका यहाँ से पैसेज का जो प्रश्न है 3, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आ जाए वो आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका मंकी हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पर कौन रहता था, मंकी रहता था, आंसर भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हु वाज रिटर्निंग होम। घर से कौन लौट रहे थे, हु वाज रिटर्निंग होम, घर से कौन लौट रहे थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिएगा, शायद आप अपने बता दें। मदर एंड सन, फादर एंड फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, सेंट एंड फ्रेंड्स। घर से कौन लौट रहे थे, टू फ्रेंड्स। कौन कौन, तो यहाँ पर नाम भी आपको दिया था, अजीत एंड संजू। ठीक है, आइए देख लेते हैं घर से कौन लौट रहे थे, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से मिलेगा। यहाँ देखिएगा, इस पैसेज में देखिएगा,
वन डे टू फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वेयर रिटर्निंग होम। ये नहीं पूछा था कि हु वाज रिटर्निंग होम, तो टू फ्रेंड्स, दो मित्र जो है घर से लौट रहे थे। क्लियर हो गया ना। एकदम इसी तरह से सेम टू सेम पैसेज में मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पैसेज से आंसर आपका उठ जाएगा। देखिए जो सिलेबस चेंज किया गया, तो सिलेबस जो 1 to 5 का है उसमें ये सिलेबस आपको बनाया गया है। पैसेज को बनाया गया, अनसीन पैसेज को जो 2 गो रहेंगे वो आपको देख लेना है इंग्लिश के अंतर्गत, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, वेयर डिड द स्टे एट नाइट, वेयर डिड द स्टे एट नाइट, रात्रि में कहाँ ठहरा हुआ, रात्रि में कहाँ ठहरे थे। इन अ टेम्पल, अंडर द बनियान ट्री, इन द कॉटेज, एट होम, ठीक है। तो टेम्पल में तो नहीं ठहरे थे, बनियान ट्री में भी नहीं ठहरे थे, वे लोग कहाँ गए थे, साधु के कुटिया में गए थे और वहाँ पर आश्रय देने को कहते हैं। तो इन द कॉटेज मैंने कुटिया में रुके थे। कहाँ रुके थे, जो दोनों टू फ्रेंड्स थे वो जब आ रहे थे तो कहाँ लौटे थे, कहाँ रुके थे, कॉटेज में, कुटिया में रुके थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर अंटोनिम और साइनोनिम जो है एक अलग से सिलेबस भी दे दिया है, तो इसलिए सिलेबस में अंटोनिम साइनोनिम हम अलग से भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी जो है यहाँ प्रश्न के आधार पर जिस तरह का प्रश्न पूछता है वो आपको हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अंटोनिम एक आएगा, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का विपरीत में क्या होगा, फ्रेंड्स यानी मित्र, फ्रेंड्स यानी मित्र, इसका जो है अपोजिट में क्या होगा, इसका अपोजिट में क्या होगा ये आपको जानना है। एनिमी, एनिमीज, एनिमी, नेवर या कजन, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का क्या होता है, फ्रेंड्स का यहाँ पर हम लोग लेंगे, मित्र का हो जाएगा आपका शत्रु, क्या होता है, शत्रु हिंदी में कहते हैं, और उसी के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर एनिमीज, फ्रेंड्स है तो एनिमीज लेंगे। क्लियर हो गया ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, जंगल के समान अर्थ वाला इसमें कौन सा वर्ड्स है, ठीक है। साइनोनिम माने समान अर्थ। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, वुड्स, डेजर्ट, ट्रीज, हिल्स, ठीक है। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, ठीक है। क्या होगा, वुड्स होगा, डेजर्ट होगा, ट्रीज होगा या हिल होगा। तो देखिए जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो जंगल का जो यहाँ पर होगा वो समान वुड होगा, क्या होगा, वुड्स हो जाएगा यहाँ पर जंगल का जो है आपको साइनोनिम। अगला है, द सेंट, द संत, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, साधु कहाँ जाता था और किससे टॉक करता था। ऑप्शन देखिए दिया गया है, बिग कोकोनट ट्री, बिग बनियान ट्री, बिग पीपल ट्री, बिग बनियान ट्री, ठीक है। कहाँ पर साधु जाता था, स्मॉल बनियान ट्री। तो साधु कहाँ जाता था, देखिए अगर आपको पैसेज ध्यान में होगा तो एक बिग बनियान ट्री था, वहाँ पर साधु अर्ली मॉर्निंग जाता था और क्या करता था, टॉक करता था। चलिए नहीं तो पैसेज की ओर हम लोग चल लेते हैं, थोड़ा सा पैसेज की ओर चल लेते हैं। देखिए पैसेज में स्पष्ट किया हुआ होगा, आप उसको देख लीजिए। पैसेज में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ, एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक। देखिए बिग बनियान ट्री है ना, मिल रहा है। तो इस तरह से पैसेज में जब भी जाएंगे आपको मिलना तय है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर जो पूछा गया है, द सेंट, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, तो गो टू द बिग बनियान ट्री, बिग बनियान ट्री एंड टॉक। पैसेज में तो हु बहु लाइन बाय लाइन मिलता है, आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन जहाँ मिला उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम आंसर आ जाएगा। वेयर लिव्ड अ सेंट, वेयर लिव्ड अ संत, संत जो है कहाँ रहते थे, साधु जो है कहाँ रहते थे, आपको पूछा गया है। चलिए पैसेज को रिमूव करते हैं एक बार फिर से। द देखिए लिखा हुआ है, देयर लिव्ड अ संत इन द जंगल, ये संत कहाँ रहते थे, साधु कहाँ रहते थे, तो जंगल में रहते थे। यहाँ पर मिल गया ना, पहला ही जगह मिल गया। तो यही प्रश्न पूछा था, वेयर लिव्ड अ सेंट, ठीक है, वेयर लिव्ड अ संत बोलिए कहाँ रहते थे, तो वो जंगल में रहते थे, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिएगा, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, संत जो है एवरी मॉर्निंग कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे,
बनियान ट्री, गुआवा ट्री, बनाना ट्री या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जो संत थे वो संत कहा जाते थे, वो आपको यहाँ पर बिग बनियान ट्री यानी बनियान ट्री बरगद का पेड़, कहाँ, बरगद का पेड़ के पास जाते थे। तो राइट आंसर इसका बरगद पेड़ यानी बनियान ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट। नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नाइट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मॉर्निंग, डे, आफ्टरनून या इवनिंग। ठीक है, तो नाइट माने रात्रि और डे माने क्या होता है? दिन। तो रात्रि का दिन होगा। ठीक है, क्या होगा? रात्रि का दिन होगा। तो नाइट का डे जो है अपोजिट वर्ड होगा। राइट आंसर 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका इंग्लिश सेशन समाप्त हो गया है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत कम प्रश्न बनाए, आपको बता देते हैं, बहुत कम है। आप उतना ही देख लीजिएगा, वहाँ से 18 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में भिड़ जाता है। समझिए, कम प्रश्न पढ़ करके अधिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो समझिए आपको केवल टॉपिक बेस्ड बना हुआ प्रश्न है और चुनिंदा प्रश्न है, बस उतना ही को देख करके एग्जाम में चले जाना है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ठीक है, पियाजे साहब को सभी को जानते हैं, आप लोग पियाजे नाम सुने ही होंगे, क्योंकि पियाजे साहब से सभी को अवगत है। यहाँ से अगर आप सीटेट दे रहे होंगे यानी किसी राज्य का टेट दे रहे होंगे तो आपको जीन पियाजे से परिचय हुआ ही होगा। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएँ कितनी है? ठीक है, तो देखिए, पियाजे साहब ने बच्चा का जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उनके विकास की अवस्थाएँ, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ, बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत दिया। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या 6। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास के यहाँ पर जो है 4 अवस्थाएं हैं। कौन है? 4 अवस्थाएं हैं। या 4 अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? 4 अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे साहब ने दिया। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं और यह प्रश्न आपका ज़्यादा करके आप देखिएगा तो ये सीटेट का प्रश्न होता है और यूपी टेट में भी पूछा, बिहार टेट में भी पूछा और यहाँ पर झारखंड टेट में भी पूछा। ठीक है, तो ये एकदम देख लेना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, उस 4 अवस्था का नीचे हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं में कौन कौन अवस्थाएं आती है याद रखिएगा। यहाँ पर वो इसको याद मत रखिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसको मत याद रखिएगा। ठीक है, याद किसको रखिएगा? इसको रखिएगा। ये किसके अनुसार? तो ये भी विकास की अवस्थाएं हैं, लेकिन किसके अनुसार है ये? तो जीन पियाजे, जीन पियाजे। तो ये जीन पियाजे नाम देगा तभी इसको याद करना है, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाओं में पहली जो अवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें बच्चा जो है इंद्रियो गामक में चरण करते रहता है, विचरण करते रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और यह होता है जन्म से 2 वर्ष। यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा क्या करते रहता है? तो कल्पना जगत में विचरण करते रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, सिर्फ वो कल्पना जगत में कुछ ख्यालों में डूबे रहता है, अपने हंसता है, अपने रोने भी लगता है, तो ये कल्पना जगत होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यानी पहली अवस्था है ये किसका? संज्ञानात्मक विकास का, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, दूसरी अवस्था को हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करने लगता है? तो चलने लगता है, अक्षर को पहचानने लगता है, देखने लगता है, बोल बत्ती जानने लगता है, कलर को पहचानने लगता है, लेकिन इसमें बच्चा जो है वजन माप इस समय डिसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी 1 किलो अगर रुई दे दिया, 1 किलो रुई दे दिया जाए वो बहुत बड़ा दिखेगा, और 1 किलो आटा दे दिया जाए तो बच्चा पता नहीं कर पाता है कि किसका वजन कितना है और कौन ज़्यादा है कौन भारी है। ये अभी तक इसके मन में चलते रहता है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और इसका यहाँ पर जो होता है इससे पूछे भी जाते हैं प्रश्न। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। तीसरी अवस्था देखिए मूर्त है। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा मूर्त रूप से काम करने लगता है। ठीक है, यह है 7 से 11 वर्ष तक। क्या है? 7 से 11 वर्ष तक, जिसको हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल।
अगला देखिएगा अमूर्त, अगला देखिएगा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा अ से अमूर्त, अ में वही मंत्रा चलेंगे तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 11 से ऊपर है। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसका भी डेट याद रखना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कहते हैं 1 से 6 चलेंगे, यहाँ पर फिर 6 से 12 चलेंगे, फिर 12 से 18 चलेंगे, फिर 18 से ऊपर। तो देखिए उसमें 6 का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं हम लोग, किसमें, जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं की जो 4 गो है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते चलिएगा, वो हो गया। ठीक है, और इसमें कितना है तो देखिए इसमें आपको बताया गया, क्या बताया गया, पहला है 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष, और फिर 11 से ऊपर। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, यानी ये क्या चल रहा है, ये रीजनिंग है। 2 के बाद 5 जुटा, 5 के बाद 4 जुटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पियाजे का पियाजे की जो अवस्था है वो आपको पूरा एक के पूरा याद रखना ही है। नहीं रखिएगा तो यहाँ से एक प्रश्न आपका छूट जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, अभी आपने देखा क्या हमने बोला था, पहला है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियगामिक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद है मूर्त और उसके बाद है अमूर्त। बस यही चीज़ को याद रखना है। ठीक है, मूर्त और अमूर्त और संवेदी। तो पहला अवस्था संवेदी अवस्था है। संवेदी किस में ऑप्शन दिया गया है, आपका डी में ऑप्शन है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। कितना सही हो रहा है आप सभी बताते चलिएगा, अपना भी यहाँ पर तैयारी करते चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है आपको कि संवेदी गामक को संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक या इंद्रिय पेशीय अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा कभी कभी संवेदी नहीं दे करके आपको इंद्रिय गामक या इंद्रिय पेशीय भी नाम लिख देता है। देखिए नाम चेंज करने में बहुत ही तेज होते हैं, जिससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूज हो कि अब संवेदी तो है ही नहीं, किसको मारे। तो संवेदी नहीं है तो इंद्रिय दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, इंद्रिय, और गामक साथ में लगा हुआ रहेगा या पेशीय लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज ना। लेकिन इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, इसलिए इंग्लिश वाला में ज़्यादा अच्छा होता है कि नाम एक ही रहता है, लेकिन हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा होते हैं जो कभी कभी कन्फ्यूजन भी कर देते हैं, इसलिए कभी कभी इंग्लिश का भी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया था, क्या बताया था आपको, पहला है 0, पहला क्या है आपका 0 से 2, पहला क्या है आपका 0 से 2 है, पहला 0 से 2 था, फिर 2 से 7 था, फिर क्या था 7 से 11, और फिर था 11 से ऊपर। तो ये 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज था आपका, जिसको हम लोग संवेदी गामक कह रहे थे। फिर 2 से 7 को हम लोग क्या कर रहे थे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 को क्या कर रहे थे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यही था ना। तो इसमें पूछा पियाजे के अनुसार 7 से 11 क्या कहलाता है, तो 7 से 11 थर्ड अवस्था हो गया, और इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस में दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप देखिएगा बी में दिया हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट्स फिर से हमने यहाँ पर बना दिया, पहला संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। एकदम दिमाग बिठा लीजिए, प्रश्न ज़्यादा करके आपको इसमें यही आएगा, अवस्था पूछ देगा सिर्फ। ठीक है, और उसका डेट पूछ देगा कि कब से कब तक होता है ना। ये बार बार पूछा गया है, बार बार देखा गया, बहुत ही MBBI क्वेश्चन और सभी राज्यों में यहाँ से पूछा गया है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, बताइएगा जल्दी से। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। जन्म से 24 माह तक का क्या कहते हैं हम लोग बताइए, तो इसको संवेदी कहते हैं, इंद्रियगामक कहते हैं। 2 से 7 वर्ष को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 से ऊपर वाले को ही तो अमूर्त कहते हैं ना। तो आपसे पूछा औपचारिक या अमूर्त, तो किस में आंसर जाएगा, डी में आंसर जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बस देखिएगा,
नेक्स्ट, बालक का वृद्धि एवं विकास, बालक का वृद्धि एवं विकास का ये टॉपिक चल रहा है आपका। तो देखिएगा यहाँ पर, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है। बालक का विकास का जो है, बालक का जो विकास, उसमें जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या आधार है? जीन पियाजे ने बालक के विकास के लिए क्या सिद्धांत को आधार बनाया है? मनोविश्लेषणात्मक, नैतिक, मनोसामाजिक या संज्ञानात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जीन पियाजे ने जो बालक के विकास का सिद्धांत बनाया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। किसका है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को अपनाया है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए, और कौन कौन से दिए हैं इसको भी हम यहाँ पर आपको दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत था ना, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। देखिए, आपको ये भी पूछा गया कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल, प्रियर, पियाजे या वाटसन, किसको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का पिता? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? अभी आप लोग देख रहे थे, वो जीन पियाजे साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन पियाजे साहब को संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है। तो जीन पियाजे को देख ही लेना है और इसकी अवस्था को सिर्फ याद कर लेना है। सिंपल, यहाँ से यही प्रश्न निकल के बार बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? ठीक है, निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन उसको प्रकृति में सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। ठीक है, तो देखिए, निर्जीव वस्तुओं का जो सजीव गुण देगा वो आपका कहलाएगा सजीव चिंतन। क्या कहलाएगा आपका? सजीव चिंतन के नाम से यहाँ पर जीन पियाजे साहब ने उसका नाम दिया है कि सजीव की उसमें सोच है, इसलिए सजीव चिंतन इसको कहा जाएगा। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बालक का विस्फोटिंग काल जो होता है ये किशोरावस्था होता है। इसमें बालक जो होता है यहाँ पर सैनिक का रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें वह इसमें वह जो है पूरा कल्पना जगत भरा हुआ रहता है, पूरा तार्किक चीज़ों की सोच में रहता है और जो सोचता है वैसा बनने की कल्पना कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस समय ज़्यादा विस्फोटक होता है, उसके मन में बहुत बड़ा विस्फोट चलते रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, इसकी पूरी स्थिति उसके मन में बनी हुई रहती है। इसलिए उसमें हमेशा विस्फोट और तनाव भरा हुआ रहता है उसके ज़िंदगी में। ये किशोरावस्था का काल कहलाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है पूरा तनाव और विस्फोट वाला अवस्था होता है बच्चा का। उस समय बच्चा कुछ कर गुजरने के लिए सोचता है और जो बच्चा जैसा सोच लेता है वह वैसा करके दिखला भी देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसने कहा था वो हमने लिख दिया है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। देखिए, हम आपके लिए अब न्यू सिलेबस जो अभी अपडेट है उसके अनुसार भी पूरा आपको हम देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी, आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी अगर अच्छी तैयारी आपको चाहिए तो। अब आपकी फ़ी यहाँ पर 500 रुपये में जो आप तैयारी करते हो नहीं हो पाएगी, आपको 800 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये सिलेबस पूरे चेंज कर दिया गया है, जिसके लिए अब आपको यहाँ पर राशि बढ़ाई गई है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे और अच्छे अगर तैयारी करना होगा पूरे सिलेबस के अनुसार तो आप जो किताब और ये फालतू वाले जो चैनल को देख रहे हैं उसको छोड़िए और आप यहाँ आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरे हम बना के आपको पूरे यहाँ पर जो सिलेबस का देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ आपको बता दिए हैं, आप सभी कमेंट कीजिए, सभी कोई लाइव चैट में जुड़ जाइए, सभी कोई जुड़िए। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइव चैट नहीं कर रहे, इसलिए जो भी देखे हैं वो सभी लाइव चैट में अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह,
2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। और देखिए जितने लोग वीडियो को देखते हैं ना, लाइक बटन अवश्य दबा दिया कीजिए जिससे अन्य लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा के जरूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य भाइयों को, अन्य बहनों, माताएं को, सभी के पास पहुंच सके और उनका यहाँ पर जेटेट निकल सके। क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स जो कि हर दिन हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर करके आपको कड़ी मेहनत के बाद देते हैं, और आपको सिलेबस तो यहाँ तो चेंज हुआ उसके बाद और भी कड़ी मेहनत के बाद आपके पास पहुँच रहा है। तो आप सभी इसको जितना सीधा हो सके शेयर हो सके, कर सके और सभी के पास यहाँ पर इसको पहुँचा सके। तो बहुत जल्द आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आप 1 से 5 के लिए अभी आपको 500 थे, लेकिन इसको बढ़ा के 800 किया गया न्यू सिलेबस के अनुसार। अब आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं 800 में, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जुड़िएगा और जल्दी जल्दी यहाँ से तैयारी करने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपको, ठीक है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। अभी आपको देखिए बताए थे 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, ये तो प्रश्न होते जा रहा है। तो जन्म, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना हो गया, तो 2 से 7 वर्ष हो गया। देखिए हम आपको 800 रुपये में क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब सब्जेक्ट का आपका दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GS और CDP, इतने सब्जेक्ट का इसमें आपको कवर अप करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही कम फी है, आप मान के चलिएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर 68,000 रुपया ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ करके जो तैयारी कम वाला में कीजिएगा वो सबसे ऑथेंटिक है आपका। आप अभी के अभी जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन से याद है? याद है अभी आपको तो जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या अमूर्त, कौन है तीसरी अवस्था? तो संवेदी गामक पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था और अमूर्त हो गया चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पकड़िएगा, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। जी, संवेदी गामक कितना होता है याद है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त होता है 11 से ऊपर। क्या पूछा है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कौन सी नाम से आप जान रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा।